देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। इस चैनल पर आपको भवन निर्माण से संबंधित एकदम सही और सटीक जानकारी मिलती है, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज वाली। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइल्स का फ्लोरिंग करते समय कौन सा जॉइंट रखना चाहिए, पेपर जॉइंट रखना चाहिए या फिर स्पेशियर जॉइंट रखना चाहिए। जिन भाइयों को नहीं पता है कि पेपर जॉइंट क्या होता है और स्पेशियर जॉइंट क्या होता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पेपर जॉइंट वो होता है जो सभी टाइल्स को एकदम टच करके लगाया जाता है, और स्पेशियर जॉइंट वो होता है जो टाइल्स के बीच में जो टाइल्स की जो धार होती है वो किनारों होती है उन पर 3 या 4 mm का स्पेस देकर, यानी जगह रखकर, गैप रखकर उसमें एपोक्सी का काम करवाया जाता है, एपोक्सी भरा जाता है। लेकिन जो पेपर जॉइंट होता है वो एकदम टच होता है, उसमें गैप की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मेरे घर में जो टाइल्स बैठा रहे हैं उसमें कौन सा जॉइंट रखना चाहिए, स्पेशियर जॉइंट रखना चाहिए या फिर पेपर जॉइंट रखना चाहिए, और पेपर जॉइंट रखना चाहिए तो क्यों, और स्पेशियर जॉइंट रखना है तो क्यों, और कौन सा जॉइंट लुक वाइज और स्टाइल वाइज उपयोगी रहेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जॉइंट जो मेथड हैं वो दोनों ही उपयोगी हैं, सही हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अलग अलग होती है। टाइल्स के जॉइंट में गैप रखनी है या नहीं रखनी, ये टाइल्स की डिजाइन, पैटर्न, सरफेस, कलर तथा साइज के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपके घर के लिए टाइल्स खरीदने से पहले ही आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे घर में स्पेशियर वाली टाइल्स लगवानी है या फिर जॉइंट फ्री टाइल्स लगवानी है। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार की टाइल्स में गैप रखनी चाहिए और किस प्रकार की टाइल्स को जॉइंट फ्री लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैप रखकर उसमें एपोक्सी भरने वाली टाइल्स के बारे में। तो अब मैं आपको इन दोनों ही प्रकार के जॉइंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं। उन पॉइंट्स को आप ध्यान में कर लीजिए और फिर आप नक्की कीजिए कि मुझे कौन सा जॉइंट रखना है और कौन सी टाइल्स मुझे खरीदनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गैप रखकर एपोक्सी भरने वाली टाइल्स कौन सी होती है और कौन सी टाइल्स में एपोक्सी भरी जानी चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपकी टाइल्स बड़ी साइज की है तो आप जॉइंट में गैप रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आपकी टाइल्स में बेंडिंग इश्यू आ रहा है, यानी वो टाइल्स बेंड है, तो आपको गैप जरूर रखनी चाहिए ताकि टाइल्स का बेंडिंग प्रॉब्लम इजीली डिवाइड हो सके। पॉइंट नंबर 3 है, अगर आपकी टाइल्स का सरफेस प्लेन है या फिर टाइल्स का कलर लाइट शेड में है तो आप भी गैप रखकर टाइल्स को एक नया लुक दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, ऐसी टाइल्स जो अमर्द स्टाइल में बनी हो, यानी ऐसी टाइल्स जो बीच में से फुली हुई हो और जिनके किनारे स्लाइट झुके हुए हों, ऐसी टाइल्स को गैप रखकर ही एपोक्सी भरना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई टाइल्स की बनावट ऐसी होती है जिनके किनारे आगे से थोड़े झुके हुए होते हैं और बीच का भाग उभरा हुआ होता है। ऐसी टाइल्स को हमेशा एपोक्सी भरकर ही लगाना चाहिए, उनमें गैप रखकर ही लगानी चाहिए। तो अब बात करते हैं पेपर जॉइंट की कि पेपर जॉइंट के लिए किस प्रकार की टाइल्स लगाई जानी चाहिए। दोस्तों ज्यादातर लोग पेपर जॉइंट फ्लोरिंग ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर कंपनियां और रिटेलर लोग ग्राहक को कंफ्यूजन की स्थिति बनाकर उनको गैप रखने के लिए मजबूर कर देते हैं ताकि कस्टमर बाद में उनको टाइल बेंडिंग का या कलर वेरिएशन की कंप्लेंट ना कर सके। हालांकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो जॉइंट फ्री टाइल्स बनाती हैं और उन टाइल्स में गैप रखकर एपोक्सी नहीं भरना चाहिए, उनको पेपर जॉइंट स्टाइल में ही टाइल्स लगानी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार की टाइल्स को पेपर जॉइंट में बैठाना चाहिए। ऐसी टाइल्स जिनका सरफेस ग्लोसी हो, ऐसी टाइल्स को पेपर जॉइंट में ही इंस्टॉल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, ऐसी टाइल्स जिनके पैटर्न में कोई स्टैंडर्ड डिजाइन बनी हो या कोई फूल या पत्ता बना हो, ऐसी टाइल्स को भी पेपर जॉइंट में ही बैठाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, जिस टाइल्स में मार्बल या इटालियन मार्बल जैसी लाइनें या फिगर आते हों, उनको पेपर जॉइंट में ही इंस्टॉल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, ऐसी टाइल्स जिनका ऊपरी सरफेस सपाट हो और उनकी धार जॉइंट फ्री हो या फिर जॉइंट लेस हो, ऐसी टाइल्स को भी पेपर जॉइंट में ही
फिक्स करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है वुडन फ्लोरिंग की पैटर्न की टाइल्स को भी हमेशा जॉइंट फ्री टाइल्स में भी लगाना चाहिए, पेपर जॉइंट में ही लगाना चाहिए। उनमें अगर आप गैप भरेंगे तो वुडन पैटर्न की टाइल्स में अगर आप एपॉक्सी भरेंगे तो उसका लुक बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि टाइल्स की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही उसमें बेंडिंग प्रॉब्लम ज्यादा होगी, और ऐसी टाइल्स को बिना स्पेसियर या बिना गैप के नहीं बैठाना चाहिए, जो कि यह एक गलत बात है, एक झूठ बात है। आजकल बड़ी साइज की टाइल्स भी एकदम सीधी और सपाट आती है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी साइट पर, जहां पर हम 8 फुट बाई 4 फुट की टाइल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी पेपर जॉइंट में, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस इसके लिए आपको सही प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और इसके लिए चाहिए 2 अनुभवी मिस्त्री और बाकी अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि टाइल्स को पेपर जॉइंट में बैठाना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव नहीं है। सबसे पहले लेवल पाइप से लेवल निकाल लेना चाहिए, और फिर रेती में सीमेंट और पानी मिलाकर इसका मसाला तैयार करना चाहिए। इस मोटार में रेती और सीमेंट का रेशियो 1:10 से लेकर 1:15 के बीच में के अनुपात में होना चाहिए। अगर आप ताजा मोटार में टाइल्स लगवा रहे हैं तो रेती सीमेंट का अनुपात 1:6 से 1:8 के बीच का आप रख सकते हैं, यानी 1 भाग सीमेंट और 6 भाग रेती। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बाद में दीमक की प्रॉब्लम हो सकती है तो दीमक मारने की दवाई आप पहले ही टाइल्स बैठाने से पहले ही छांट लें। आप देख रहे हैं कि टाइल्स का बेज बनाने से पहले हम पेस्ट कंट्रोल का काम करवा रहे हैं, ताकि बाद में दीमक वगैरह ना लगे। टाइल्स के लिए बना रहे बेज यानी मोटार का ऊपरी सतह एकदम सीधा और सपाट होना चाहिए। अगर इसको बनाते समय थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपकी टाइल्स कभी सही नहीं बैठेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम मोटार का बेज बनाना ही है, इसलिए इस बेज को कंप्लीट सीधा और लेवल में बनाएं। मोटार का बेज अच्छी तरीके से बन जाने के बाद इसको 24 आवर्स के लिए उसको सेट होने दें, और हर 6 घंटे बाद में उस पर पानी से क्यूरिंग करते रहें। आफ्टर 24 आवर्स यू कैन स्टार्ट द इंस्टॉल्ड टाइल्स। आज इस रेती सीमेंट के बेज को 3 दिन हो चुके हैं, और अभी हम लोग 8 फुट बाई 4 फुट की टाइल्स को एडहेसिव केमिकल में फिटिंग करने जा रहे हैं। एडहेसिव का पेस्ट बनाने के लिए हमेशा मशीन का उपयोग करना चाहिए, और इसके लिए आपके पास में इस तरह के दूसरे टूल्स भी होने चाहिए जो सीमेंट या एडहेसिव को समान मात्रा में फैला सके। टाइल्स को बिठाने से पहले टाइल्स की धार को किसी कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि जॉइंट में किसी भी प्रकार की धूल, मिट्टी या कंकर ना आए। टाइल्स लगाने से पहले जब आप बॉक्स को अनबॉक्स कर रहे हैं, उसी समय टाइल्स को चेक कर लेना चाहिए कि टाइल्स कहीं खराब तो नहीं है, टाइल्स कहीं वेरिएशन वाली तो नहीं है, टाइल्स का कहीं कोई कोना तो खराब नहीं है, टाइल्स की कोई चिप्स उड़ी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस टाइल्स को आप एक बार साइड में रख दें। बाद में जहां पर दीवारों के पास में कटिंग आती है वहां पर कटिंग करके आप लगवा सकते हैं, या फिर जो साइड कटिंग होती है उसमें भी आप उसका यूज कर सकते हैं। टाइल्स को उठाते समय भी ध्यान से उठाना चाहिए। आपको इस प्रकार के सुक्कन कप का यूज जरूर करना चाहिए, ताकि टाइल्स डैमेज ना हो। और टाइल्स बैठाने से पहले टाइल्स के पीछे बने हुए एरो को आप जरूर चेक कर लें। सभी कंपनियां टाइल्स के पीछे एक तीर का निशान बनाकर देती है। उस तीर के निशान को हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखना चाहिए, ताकि टाइल्स के फ्लोरिंग में कभी भी बेंडिंग और राइट एंगल का इश्यू नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम इस टाइल्स को विदाउट गैप के इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें जॉइंट कहां पर है, और ये टाइल्स ऐसी लग रही है जैसे इटालियन मार्बल लगा हुआ हो। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। भवन निर्माण से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, और आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी विषय पर वीडियो बनाता हूं
जिस विषय का मुझे संपूर्ण नॉलेज है। और अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का बिल्डिंग काम या कंस्ट्रक्शन वर्क आप करवा रहे हैं और आपको आप ही के शहर में ठेकेदारों की तलाश है, अच्छे ठेकेदारों की तलाश है, तो आप गूगल में सर्च कीजिए www.contractorg.com और वहां पर आपको बहुत सारे आप ही के शहर में सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं। आप उनको वहां पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और उनको वो आपके यहाँ पर बुलाकर आप उनसे फ्री या पेड एस्टिमेट ले सकते हैं। अगर आपको गूगल में सर्च करना नहीं आता है तो आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। चलता हूं। नमस्कार।